जी अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ का जो हमने सिलसिला शुरू किया है, उसी सिलसिले का ये 12th पार्ट है। और आज जो हम एमसीक्यूज़ करेंगे, 40 एमसीक्यूज़ हम आज इंशाल्लाह करेंगे। और ये 40 एमसीक्यूज़ 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसको करते हैं, जिसमें सोशियोलॉजी से रिलेटेड 10 एमसीक्यूज़ होंगे। व्हाट इज़ सोशियोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज़ बर्गर 1963 डिस्क्राइब एज ए मेटाफोर फॉर सोशल रियलिटी। पीटर बर्गर की बात हो रही है, और मेटाफोर होता है कि किसी भी फिनोमेना को समझने के लिए कोई मेटाफोर देना, कोई मिसाल देना जिससे वो चीज़ मुशाबत रखती हो। तो सोशल रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए पीटर बर्गर ने हमें पपेट थिएटर का कॉन्सेप्ट दिया था। ही चूज्ड अ पपेट थिएटर एज अ मेटाफोर टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी। सो सी इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट वन, what is the name of the process by which we acquire a sense of identity and become members of society? So D is the right answer, socialization. Okay, the next one, in contemporary societies, social institutions are, A is the right answer, highly specialized interrelated sets of social practices. Okay, the next one, which of the following is not recognized as a level of society? Okay, the office. B is the right answer here. The household is a level of society. The global village is a level of society. The nation state is also a level of society. But an office is not a level of society. So we do not consider office as a level of society. So B is the right answer here. Okay, the next one, when sociologists study the structure of layers in society and people's movement between them, they call this social stratification. A is the right answer here, social stratification. मुख्तलिफ तबकात हैं जो सोसाइटी में, गरीब अमीर, जो दौलत की बुनियाद पे, जो तकसीम की बुनियाद पे मुख्तलिफ लेयर्स हैं सोसाइटी में, उस तकसीम को हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। लोग मूव करते हैं एक सोशल क्लास से दूसरी क्लास की तरफ मूव करते हैं, इसको हम सोशल मोबिलिटी बोलते हैं, एंड इस प्रोसेस को हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, सोशल नॉर्म्स आर, डी इज़ द राइट आंसर हियर, रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस अबाउट इंटरेक्शन दैट रेगुलेट सोशल लाइफ। ओके, नॉर्म्स की जब भी हम बात करें तो इसमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी ख़ास इंट्रैक्शन में, बीइंग ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, हाउ वी विल परफॉर्म, हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, इन आइडियलाइज्ड व्यू ऑफ साइंस द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज सेड टू इन्वॉल्व, बी इज़ द राइट आंसर हियर, आइसोलेटिंग एंड मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल अपॉन अनदर। जी बिल्कुल, इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो असर है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर स्टडी किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट वन, सोसाइटी कैन नॉट बी स्टडीड इन द सेम वे एज द नेचुरल वर्ल्ड बिकॉज, ए इज़ द राइट आंसर हियर, ह्यूमन बिहेवियर इज़ मीनिंगफुल एंड वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड कल्चर्स। जी बिल्कुल, सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं, एंड सोसाइटी कैन नॉट बी स्टडीड एज द नेचुरल साइंस बिकॉज के लोग जो हैं, जो हमारा माशरा है उसमें जो लोग हैं, उनके रवैये जो हैं वो वेरी करते हैं, मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ कल्चरल सेटिंग्स में मुख्तलिफ हैं। यूरोप में एक बैठा बंदा और तरह से बात करता है, परफॉर्म करता है, उसकी सोच कोई और तरह की है, और इधर पंजाब में बैठा बंदा जो है वो किसी और तरह से बात करता है, उसकी सोच और है, उसकी एक्सपेक्टेशंस और हैं। इसलिए हम, ये कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं है जो यहाँ पे भी वही होगा केमिकल रिएक्शन और ऑस्ट्रेलिया में बैठ के भी वही केमिकल रिएक्शन होगा। ये लोग हैं, लोगों की मुख्तलिफ सोचें हैं,
और जब सोचों को स्टडी करना है, लोगों की बातों को स्टडी करना है, तो फिर हम नेचुरल साइंस की तरह इसको स्टडी नहीं कर सकते। ओके, द नेक्स्ट वन, sociology differs from common sense in that, C is the right answer here, its knowledge is accumulated from many different research contexts। जी, मुख्तलिफ रिसर्चेस होती हैं, उसके बाद जो सोशलॉजिकल थॉट है वो जन्म लेती है, बुक्स छपती हैं, और इसको हम सोशलॉजी बोलते हैं। अगर आप किसी माशरे के बारे में कोई ख़ुद से बात लिख देते हैं, बोलते हैं, तो वो सोशियोलॉजी के ज़मरे में नहीं आता। सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है एंड इसके जो मेथड्स हैं दैट आर साइंटिफिक, उसमें रिसर्च है। रिसर्च के बगैर जो है वो आपका जो नॉलेज है वो सोशियोलॉजिकल नहीं होगा, उसको सोशियोलॉजी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, द नेक्स्ट वन, सोशियोलॉजी कैन बी कंसिडर्ड एज सोशल साइंस बिकॉज, सो डी इज़ द राइट आंसर हियर, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव में क्या क्या चीज़ें हैं? Its theories are logical, explicit and supported by empirical evidence। empirical evidence होता है जिसको हम दोहरा सकते हैं, जिसको हम बार बार क्या उसे कहते हैं, जो साइंटिफिक जो प्रूवन होता है उसको हम empirical evidence कहते हैं। ओके, सोशियोलॉजिस्ट कलेक्ट डेटा इन रिलेटिवली ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक वे। जी बिल्कुल, कुछ मेथड्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं जो कि सोशल रिसर्च में यूज़ होते हैं। एंड सी, आइडियाज़ एंड रिसर्च फाइंडिंग्स आर स्क्रूटिनाइज्ड बाय अदर सोशियोलॉजिस्ट। जी बिल्कुल, बोर्ड्स बैठते हैं जो कि अप्रूव और डिसप्रूव करते हैं आपकी जो रिसर्च फाइंडिंग्स होती हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी होती है। सो इस वजह से ये एक बड़ा साइंटिफिक नॉलेज है जो सोशियोलॉजी में हम जिसको कंसिडर करते हैं। ये कोई आर्टिकल अगर कोई बंदा लिख देता है किसी के बारे में, तो वो सोशियोलॉजी का ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। सो डी इज़ द राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, द नेक्स्ट वन, अब हम थ्योरी के बारे में ये जो अगले 10 पढ़ेंगे, दीज आर रिलेटेड टू सोशलॉजिकल थ्योरी। ओके, द नेक्स्ट वन, कॉम्प्स टर्म पॉजिटिविज्म रेफर्स टू, सो बी इज़ द राइट आंसर है, द प्रिसाइज साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल फिनोमेना। जी, साइंस को जो इन्होंने अपना सोसाइटी को स्टडी करने के लिए जो साइंस की एप्लीकेशन और साइंटिफिक रूल्स की एप्लीकेशन है, वो ऑगस्ट कॉम्प्ट ने हमें बताया था, और इन्होंने ही सोशियोलॉजी की बुनियाद रखी थी। ओके, द नेक्स्ट वन, इन मार्क्स थ्योरी द मोड ऑफ प्रोडक्शन मीन्स, सी इज़ द राइट आंसर हियर, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सोसाइटीज़ technical and human resources। Okay, question number 3, ways of acting, Durkheim defined social facts as ways of acting, thinking and feeling that are collective and social in origin. These are called social facts, and individuals do not have direct control on social facts. Social facts are external to the individuals and they control individuals in a society. Okay, the next one, Weber said that all knowledge is value relevant because, C is the right answer, theorists interpret the world in terms of their own values। जी, जो पिछले जो theorists थे उस ज़माने में, मैक्स वेबर साहब के ज़माने में, तो वो बहुत सारी जो इंटरप्रटेशंस करते थे, जो बहुत सारी वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते थे, तो वो अपने कल्चर को बड़ा उनके ऊपर इन्फ्लुएंस होता था। यानी कि क्रिश्चियनिटी का, यूरोपियन वैल्यूज़ का बहुत इन्फ्लुएंस था। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि जो नॉलेज है वो वैल्यू रेलिवेंट है, होना नहीं चाहिए ऐसा। जो भी थियरिस्ट्स हैं, जो भी लिखते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं, वो अपनी जो उनकी अपने कल्चर की वैल्यू हैं उनको निगेट करें और एक वैल्यू फ्री जो राइटिंग है वो लेके आएँ सोशियोलॉजी के लिए। ओके, द नेक्स्ट वन, द 4 ideal types of social action that Weber identified were as follows: instrumentally rational, value rational, traditional, and उसकी जो चौथी टाइप थी सोशल एक्शन की कि कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, तो वो अफेक्चुअल एक्शन है, ही इज़ द राइट आंसर, विच इज़ बेस्ड ऑन योर इमोशन
that social action. Okay, the next one, structural functionalists describe society as, D is the right answer here, a normative framework of roles and institutions. जी बिल्कुल, हमने पहले भी पढ़ा है, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं वो यही बात करते हैं कि एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का और उस स्ट्रक्चर के कुछ फंक्शंस हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसी फ्रेमवर्क की बात जो है ये उसी चीज़ को ज़ाहिर करती है कि एक स्ट्रक्चर है और उसके कुछ रोल्स हैं, यानी कि उसके कुछ फंक्शंस हैं। सो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट्स इस फिनोमेना को सपोर्ट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, द प्रैग्मेटिस्ट philosophy used in symbolic interactionist theory teaches that, C is the right answer here, knowledge is produced in everyday practical situations. जी बिल्कुल, हम रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में हैं, कहीं जो रोज़ाना की बुनियाद पे इंट्रैक्शन हो रही है लोगों के दरमियान, उसी की बेस के ऊपर जो है नॉलेज प्रोड्यूस होता है और दैट नॉलेज इज़ मीनिंगफुल अकॉर्डिंग टू दिस paradigm or this perspective, and this all paradigm is based on the interactions of people. Okay, the next one, Rolf Dahrendorf की बात है. Dahrendorf, Rex and Habermas focused their attention on, क्योंकि ये जो थे ये कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट के हामी थे ये लोग, तो इसलिए their writing was based on while talking about power, domination and conflict. D is the right answer here. The term feminist standpoint suggests, B is the right answer, studying society from the perspective of woman. औरत की नज़र से जब हम माशरे को स्टडी करते हैं तो वो feminist standpoint कहलाता है. Okay, the next one, postmodernist writers have argued that, is the right answer here, we live in a world of superficial fragmented images. जी बिल्कुल, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं, they usually do not believe on traditional writings and researches, and they used to argue that the world is superficial and it has different images, fragmented images. Okay, the next one, which of the following is not a research purpose? So there are three purposes of research: explanation, description and exploration. Explanation means when you explain some phenomena. Description means when you describe some phenomena as it is, whatever that is, जो भी है उसको आप as it is जो आप describe कर देते हैं सिचुएशन को, that is called the purpose of research, which is description. And the third one, exploration, when you want to identify or explore something which is hidden. So ये तीन जो purposes हैं, explanation, description and explanation, ये तीन purposes होते हैं research के. Triangulation is not a purpose of research. It is related to research, but this is not a purpose of research. When you will talk about three purposes, तो आप explanation, description and exploration जो है उसको आप रिसर्च के पर्पसेस में शुमार करते हैं। अब ये जो हम अगले 10 करने लगे हैं, ये 10 के 10 जो है वो रिसर्च से रिलेटेड है। ओके, द नेक्स्ट वन, प्री टेस्टिंग अ क्वेश्चनेयर इज़ यूजफुल फॉर, सी इज़ द राइट आंसर हियर, आइडेंटिफाइंग एनी प्रॉब्लम्स विद द क्वेश्चन वर्डिंग एंड राउटिंग। जी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है जब प्री टेस्ट करते हैं आप अपना क्वेश्चनर लेके। तो कुछ जो आपके सैम्पल्स होते हैं उनसे आप जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनसे आप डाटा कलेक्ट कर लेते हैं ताकि आप प्री टेस्टिंग कर लें। इसको पायलट स्टडी भी बोला जाता है, सो दैट जब आप सचमुच ग्राउंड पे जब रिसर्च करने पहुँचे हैं तो आपको ये हर्डल्स जो है वो ना मिले। इसलिए जो बिल्कुल इब्तदाई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, वो आप प्री टेस्टिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, अ सर्वे शुड अवॉइड आस्किंग लीडिंग क्वेश्चन, सी इज़ द राइट आंसर है। जिसमें आप अगले बंदे को लीड कर रहे हो, आप उसको किसी बात पे मजबूर कर रहे हो कि हाँ तुम यही जवाब दो। तो जैसे कि आप मीडिया के प्रोग्राम्स में हम देखते हैं कि किस तरह से एंकर्स मजबूर कर देते हैं, यानी कि जो एंकर बात कह रहा होता है वो अगले बंदे को भी वही बात करनी पड़ जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन रिसर्च में
these are not considered as good questions, so we should avoid such kind of questions in our research. Okay, the next one, snowballing is an example of, so B is the right answer here. It's a example of non probability sampling. स्नोबॉलिंग में आप कोई प्रोबेबिलिटी का कोई रूल यूज़ नहीं करते, ये आपकी जस्ट आपकी फुल पर्पसिव सैम्पलिंग की तरह आपका जस्ट आपका पर्पस फुलफिल करने के लिए सैम्पलिंग होती है। और इसमें इसमें आइडिया ये है कि आप एक बंदे को तलाश करते हैं, वो आपको दूसरे का रेफरेंस बताता है और तीसरे का, इस तरह से आप तलाश करके तो अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग उनका इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, एथनोग्राफिक रिसर्च produces qualitative data because C is the right answer. It uncovers rich detailed accounts from an insider's perspective. मीनिंग पे और डेटा के रिच होने पे बहुत कुछ फोकस किया जाता है एथनोग्राफिक स्टडी में, एंड इट इन्वॉल्व्स यूजुअली पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, जिसमें रिसर्चर खुद पार्ट बन जाता है उस कबीले का, उस कल्चर का। तो इसलिए ये जो है सी इज़ द राइट आंसर यार, कि इसमें बहुत ही डिटेल्ड डेटा जो है वो हमें हासिल होता है। ओके, द नेक्स्ट वन, वन ऑफ द एथिकल प्रॉब्लम्स विद कोवर्ट पार्टिसिपेशन observation participant observation is B is the right answer, deceiving the respondents as to reason for your presence। जी बिल्कुल, कोवर्ट जो आपकी पार्टिसिपेंट होती हैं ये आपकी एक पोशीदा और छुपी हुई आइडेंटिटी होती है किसी भी एक रिसर्च सेटिंग में। आप किसी को भी जाहिर नहीं करते दैट you have some specific reason to be there and you are there for some research and you hide your identity there। आप बताते नहीं हैं कि मैं यहाँ पे किस पर्पस के लिए हूँ, और इससे ये एक धोखा देने वाली एक बात बन जाती है कि वो अगले बंदे जो हैं वो आपको सब अपना क्लियरली बताते जाते हैं, लेकिन आप तो नोट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी चीज़ में। सो इट्स सम काइंड ऑफ धोखाधड़ी, ये डिसीविंग है। So it is considered as unethical sometimes. So the next one, which of the following is a personal document with closed access? So C is the right answer here, household account book। जी ये बिल्कुल एक एथनोग्राफिक स्टडीज़ में यूजुअली जो डॉक्यूमेंट्स का या अनऑब्ट्रूसिव रिसर्च में जो डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस किया जाता है उसमें मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स की टाइप हैं। सो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में हाउस होल्ड जो अकाउंट है, अकाउंट बुक किसी घर का जो खुद जमा खर्च है उसको हम पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में कंसिडर करते हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर हियर। द नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू स्कॉट 1990, अ डॉक्यूमेंट इज़ ऑथेंटिक इफ़ इट, D is the right answer here, it is a sound original, a reliable copy of known authorship। जी these are the characteristics, उसकी ऑथरशिप जो है उसका पता होना चाहिए, रिलायबल कॉपी होनी चाहिए, एंड उसकी साउंड ओरिजिनल होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए दैट इट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सो D is the right answer here। The next one of the difficulties in operationalizing concepts like social class is that operationalizing, जो मैंने आपको पहले भी किसी एक लाइव स्ट्रीम में बताया था कि जो कि आपके रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको जब आप ऑपरेशनलाइज करते हैं, उनको मेजर करने के लिए, उनको वेरिएबल बनाने के लिए जब आप पेपर पे लेके आते हैं तो इस प्रोसेस को हम ऑपरेशनलाइजेशन बोलते हैं। सो इन्होंने कहा कि ये क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इसमें। सो ए इज़ द राइट आंसर हियर, definitions and indicators can vary, making valid comparisons problematic। जी ये problematic होता है comparisons करना social class के variables जैसे बनाना का। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में, मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ सोशल क्लासेस होती हैं, इसलिए जो सोशल साइंस के या सोशोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ऑपरेशनलाइज करना, उनको वेरिएबल बनाना जो है वो इतना आसान नहीं होता, ज़रा मुश्किल होता है। ओके, द नेक्स्ट वन, आई बॉलिंग इज़ अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स, सी इज़ द राइट आंसर हियर, स्कैनिंग ए टेबल टू आइडेंटिफाई जनरल पैटर्न्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सी इज़ द राइट आंसर हियर। जब आप सरसरी सा एक टेबल को देख के तो उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि इस तरह से इसका
सारे ये फैक्ट्स एंड फिगर्स इसमें इस तरह से होंगे। ओके, द नेक्स्ट वन, अगले जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अगले जो 10 क्वेश्चंस हैं, लास्ट 10 वो सोशलाइजेशन से रिलेटेड हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1, socialization is C, the process of becoming part of society by learning its norms and values। मुख्तलिफ अंदाज़ों से जब एक ही बात पूछी जाए तो उसका मतलब ये है कि अब सोशलाइजेशन हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज़ों से जब पूछा जाता है तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और ये मुख्तलिफ अंदाज से, अल्फाज के मुख्तलिफ चुनाव से, मुख्तलिफ वर्डिंग से ये पेपर में आ सकते हैं। सो इनके ऊपर भी अपना ख़ास फोकस रखिएगा। कोई MCQs रिपीट होते हैं तो वो आपकी उसमें रिवीजन हो जाती है, इसलिए आपने घबराना नहीं है कि वही MCQs दोबारा हमें पढ़ाए जा रहे हैं। बीच बीच में MCQs रिपीट होते हैं एंड वो इसलिए रिपीट होते हैं बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट और वो हर सोर्स से रिपीट होते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, द रोल लर्निंग थ्योरी सजेस्ट्स दैट वी इंटरनलाइज एंड टेक ऑन सोशल रोल्स फ्राम अ प्री एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। जी, रोल लर्निंग थ्योरी हमें ये बताती है कि हम जिस माशरे में रहते हैं उसमें हम सीखते हैं रोल करना। किसी एक ख़ास पर्टिकुलर सिचुएशन में हम प्री एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क से सीखते हैं कि पहले जो होता है हम उस एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं और उसके बाद हम उसको परफॉर्म करते हैं माशरे में रहते हुए। ओके, द नेक्स्ट वन, इन सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट थ्योरी Mead defined the generalized other as, D is the right answer here, an image of how people in the wider society might perceive our behavior। जी बिल्कुल, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की बात की जा रही है। उन्होंने कहा था कि हम उनकी लुकिंग ग्लास सेल्फ जो थ्योरी है उसमें यही बताया गया है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उस तरह से ख़ुद को ढालते हैं जिस तरह से हमें लोग देखना चाहते हैं। हम ये बहुत चीज़ फोकस करते हैं ख़ुद पे कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमें किस तरह से देखेंगे, इसलिए हमारी सारी ज़िंदगी उस तरह से शेप अप होती चली जाती है कि लोग हमें किस तरह से देख रहे हैं। अगर हम कोई हेयर स्टाइल बनाते हैं तो लोग अगर हमें कहते हैं कि ये आप सूट नहीं कर रहा, हमें 5-7 लोग अगर एक दिन में कहते तो हम दूसरे दिन हेयर स्टाइल चेंज कर लेते हैं। इसलिए जनरलाइज्ड अदर जो हर्बर्ट मीड का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये इम्पोर्टेंस है जो सोसाइटी की और सोशल फोर्सेस की और लोगों की। सो डी इज़ द राइट आंसर हियर। द नेक्स्ट वन, सिगमंड फ्रॉड की बात की गई है। फ्रॉड्स नोशन ऑफ द ईगो रेफर टू, सी इज़ द राइट आंसर हियर, द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड दैट रेगुलेट्स इमोशनल ड्राइव्स ऑन ए प्रैक्टिकल रैशनल लेवल। सो 3 जो उन्होंने ब्रेन के या माइंड के जो उन्होंने हिस्से बताए थे, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, और ये एक किस्म की स्टेजेस भी हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होती हैं। सो ईगो जो है उसमें से द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड है जो हमारी इमोशनल ड्राइव को रेगुलेट करता है एंड इट्स अ रैशनल ब्रेन जो है हमें रैशनल चीज़ों को करने के लिए उकसाता है। ओके, द नेक्स्ट वन, पॉल बायस maternal deprivation thesis claim that thesis means some argument। Okay, so B is the right answer here। Children deprived of an early secure attachment to their mother are prone to suffer physically, intellectually and socially in later life। जी बिल्कुल, ये इनकी जो स्टडी थी बॉल बायस की, तो इन्होंने कहा था कि जो किसी भी बच्चे के जो पहले 3 साल होते हैं, अगर उन 3 सालों में बच्चा अपनी माँ के साथ नहीं रहता, अपनी माँ के साथ जुदाई में रहता है, तो उसकी सोशलाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और वो सारी ज़िंदगी जो है इस चीज़ से सफ़र करता है। मुख्तलिफ इस तरह की ख़राबियाँ उसमें पैदा हो सकती हैं उसकी मेंटल हेल्थ में, जो सारी ज़िंदगी वो उससे सफ़र करता है। ओके, द नेक्स्ट वन, एनी एंटी साइकेट्रिस्ट्स लाइक लायंग एंड एस्टरसन बिलीव दैट। जी, लायंग एंड एस्टरसन जो थे वो खुद साइकेट्रिस्ट्स थे, बट डी इज़ द राइट आंसर हियर। दे बिलीव्ड behavior that seemed bizarre could be seen as a reasonable response to disturbed patterns of family interaction। जी, हम मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो देखते हैं, तो जो साइकेट्रिस्ट्स और
साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं, दे बिलीव दैट इट्स समथिंग विच इज़ पर्सनल टू पर्टिकुलर दैट इंडिविजुअल। बट ये जो लाइंग एंड एस्टरसन थे, ये खुद साइकेट्रिस्ट थे, बट दे बिलीव दैट कि जो भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स किसी भी बंदे में होती हैं या जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं किसी बंदे में, उसका कोई वो रिस्पॉन्स होता है जो सोसाइटी में उसके साथ होता है, वो उसका रिस्पॉन्स होता है, तो वो खुद से जन्म नहीं लेती। यानी कि डिस्टर्ब्ड पैटर्न्स ऑफ फैमिली इंट्रैक्शन, जो वो फैमिली में इंट्रैक्शन उसकी दुरुस्त नहीं है किसी बंदे की, तो उस तरह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जन्म ले सकती हैं उस बंदे में। ओके, द नेक्स्ट वन, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बना बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हमारे चैनल की वो अब तक पहुंचती रहें। थैंक यू। द नेक्स्ट वन, मार्गरेट मीड suggested that A is the right answer here. Adolescence and gender roles varied between societies and so were culturally determined. जी, ये जो जेंडर रोल्स हैं वो हमारे सोसाइटी टू सोसाइटी एंड कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं। एंड gender is a social difference between male and female and sex is the biological and physical difference between male and female. So हर सोसाइटी तय करती है कि उसका मेल क्या करेगा और फीमेल क्या करेगी। सो रोल्स वेरी करती हैं फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर एंड फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर। ओके, द नेक्स्ट वन, when Berger and Luckman said that reality is socially constructed, they meant B is the right answer here. People negotiate shared definitions of their situation and live according to these, often forgetting that these social words are not fixed and external. इसका मतलब ये है, B is the right answer है। पीटर बर्गर एंड लुकमैन की बात की जा रही है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि जो आपकी सोशल रियलिटी है, जो आपकी लाइफ है, जो आपका वर्ल्ड है, जो आपका सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसको सोसाइटी बोलते हैं, सोसाइटी इंडिविजुअल्स खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी डेली बेस की इंट्रैक्शन पे, और जो कहते हैं वो कानून बन जाती है उस माशरे का, जो लोग कहते हैं। लेकिन लोग खुद भूल जाते हैं कि ये माशरा उन्होंने कंस्ट्रक्ट खुद किया है, जो भी रस्म रिवाज हैं उन्होंने खुद बनाए हैं और उसको एक्सटर्नल मानना शुरू कर जाते हैं, हालांकि वो लोगों ने खुद बनाया है। जो माशरे में चलन है किसी चीज़ का वो लोगों ने खुद बनाया है, लेकिन वो खुद ज़्यादातर माशरे को जो है वो एक ताकत समझते हैं और वो बिलीव नहीं करते कि ये माशरा खुद उन्हीं से मिलकर बनाया है, उन्होंने बनाया। ये दिस वाज द थीसिस बाय बर्गर एंड लुकमैन। ओके, द नेक्स्ट वन, एलन्स 2001 study of nurses showed that, so D is the right answer here, the role of the nurse was ambiguous and had to be constantly redefined in the context of everyday interactions with other staff and patients. जी बिल्कुल, इन्होंने नर्सेज पे एक स्टडी की थी, इन्होंने कहा था कि इनके रोल्स को रीडिफाइन करना चाहिए। ये बहुत पहले से डिफाइंड रोल्स हैं और अब चेंज हो रहे हैं क्योंकि हर चीज़ माशरे में चेंज हुई है, तो इनके रोल्स को भी चेंज करना चाहिए। द टर्म इमोशन वर्क refers to, so A is the right answer here, the techniques used to consciously manage and present emotions that are deemed appropriate for public settings of interaction. जी बिल्कुल, इमोशनल लेबर भी इसको बोला जाता है। मिसाल के तौर पर जो फीमेल वेट्रेस होती हैं तो या रिसेप्शनिस्ट होती हैं फीमेल, तो अगर घर में वो लड़के भी आई हैं या बहुत सारी परेशानी में भी हैं, बट दे हैव टू स्माइल फॉर देयर कस्टमर्स, और वो स्माइल करती हैं अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए, एंड दैट इज़ देयर ड्यूटी। और इस तरह की जो लेबर है इसको हम इमोशनल लेबर या इमोशनल वर्क बोलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम या वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।